पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था आंकड़ों के संकलन के बारे में, आंकड़ों को एकत्रित कैसे करते हैं, आंकड़ों को जमा कैसे करते हैं, उसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात किए हुए थे। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के बारे में बात किए हुए थे। अब उनके अंतर के बारे में समझना कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, इसे एकत्रित कैसे करते हैं, इनकी कौन कौन सी विधियां हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है कि प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है, अब नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान क्लासेस एसआरकेएस। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग तक ये पहुंच के लाभ उसका उठा सकें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने कंटेंट पे आते हैं और कंटेंट हमारा क्या बोलता है, प्राथमिक आंकड़ों के बारे में हमारा कंटेंट बोलता है कि प्राथमिक आंकड़ा क्या है, अंतर प्राथमिक आंकड़ों में और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या है, इसके बारे में बात करता है। तो पहला प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा हमारा द्वितीयक आंकड़ा, इसमें क्या बात की जाएगी कि इसे अनुसंधानकर्ता जो प्राथमिक आंकड़ों में खुद से एकत्रित करता है। अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि इसमें खुद से एकत्रित करता है तथा अब क्या पहला पॉइंट ये हो गया कि अनुसंधानकर्ता जो वो खुद एकत्रित करता है जाकर के। अनुसंधानकर्ता जो है वो क्या करता है कि खुद आंकड़ों को एकत्रित करता है खुद से आंकड़ों को एकत्रित करता है, वो उसके लिए काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या, इसे एकत्रित करने में अधिक समय, धन तथा श्रम लगता है। खुद से आंकड़ा एकत्रित करने जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जहां से आपको एक आंकड़ा एकत्रित करना उसके पास जाना पड़ेगा, तो जाने का समय, उसका खर्च और उसका मेहनत, ये सब आपको लगेंगे प्राथमिक आंकड़े को एकत्रित करने। प्राथमिक आंकड़ा में क्या बोलते हैं हम लोग कि ये खुद से एकत्रित करते हैं। इन्वेस्टिगेटर जो होता है, जो अनुसंधान करता होता है, वो खुद जाकर के आंकड़ों को एकत्रित करता है। ठीक है, तीसरा चीज क्या होता है, ये आंकड़े जो हैं हमारे उद्देश्य के अनुकूल होते हैं। हम जिस उद्देश्य से इन आंकड़ों को एकत्रित कर रहे होते हैं उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आंकड़ा काम करता है, वो हमारे अनुकूल होता है। ठीक है, अगली चीज क्या है कि इस आंकड़े से किया गया अनुसंधान सही एवं उद्देश्य से पूर्ण होता है। हम जब प्राथमिक आंकड़े से कोई भी रिसर्च करेंगे, प्राथमिक आंकड़ा जब एकत्रित करने के बाद हम कोई रिसर्च करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो हमारा उद्देश्य होता है उसको सही तरीके से पूर्ण करता है। कौन? प्राथमिक आंकड़ों द्वारा किया गया अनुसंधान। जो हम प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करते हैं उसके द्वारा किया गया अनुसंधान जो है वो सही होता है मैक्सिमम टाइम्स, और वो क्या होता है, उद्देश्य से पूर्ण होता है। ठीक है, उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है, वो सही होता है, मैक्सिमम टाइम सही होता है। गलत होने की संभावनाएं रहती हैं लेकिन बहुत कम रहता है। 0 कुछ परसेंट में बात करें तो गलत हो सकता है, अन्यथा हम बात करें 99.9% तो ये हमेशा सही होता है। ठीक है, तो ये बात है हमारी प्राथमिक आंकड़ों की। द्वितीयक आंकड़ों पे अगर बात करें तो द्वितीयक आंकड़े में क्या बोलता है कि ये आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं। ठीक है, ये आंकड़े ओरिजिनल नहीं होते हैं। मौलिक कहने का मतलब होता है ओरिजिनल। तो ये आंकड़े जो है वो ओरिजिनल नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम लोगों ने द्वितीयक आंकड़ों में पढ़ा था कि द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े कहे जाते हैं जो कि किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पहले से एकत्रित किया गया रहता है और हम उसको अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका प्रयोग करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने प्रयोग के लिए किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए डाटे को प्रयोग करते हैं तो पहला तो मौलिक नहीं था, वो ओरिजिनल नहीं होता। वो ओरिजिनल उस टाइम था जब वो प्राथमिक आंकड़े में था। जब कोई अनुसंधान करता जो उसको पहली बार एकत्रित किया होगा तब वो मौलिक होगा। जब हम उसका दूसरी बार प्रयोग करें तो वो मौलिक आंकड़ा नहीं है। पहली चीज तो ये आ गई। दूसरा क्या होता है कि इन आंकड़ों को एकत्रित करने में हमें धन, समय, धन तथा श्रम की आवश्यकता कम पड़ती। क्यों कम पड़ती है भैया? कम इसलिए पड़ती है क्योंकि यह डाटा पहले से कहीं ना कहीं एकत्रित किया हुआ था, बाद में उसका हम उससे लेकर के अपना प्रयोग कर लेते, तो उसमें समय कब लगता है? समय तो जो लगना था पहले लग गया। धन जो लगना था वो बहुत कम लग गया, क्योंकि धन अधिक जितना लगना था वो पहले लग गया, और मेहनत भी
कम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी डाटा जो होता है वो कलेक्ट किया रहता है, ऑलरेडी कलेक्शन जो वो डाटा का किया रहता है, और उसके बाद हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। दो चीजें आ गई। तीसरी चीज में क्या कहता है कि ये आंकड़े किसी अन्य उद्देश्य के लिए जमा किया गया हो सकता है, इसलिए वर्तमान अनुसंधान के उद्देश्य अनुकूल नहीं भी हो सकता। कहने का मतलब है कि जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो कभी ना कभी प्राथमिक आंकड़ा रहा होगा, और जब वो प्राथमिक आंकड़ा था तो उसका एकत्रित करने का उद्देश्य जो है कोई और उद्देश्य हो सकता है, ठीक है, किसी अन्य उद्देश्य के साथ वो आंकड़ा एकत्रित किया गया होगा तो उसके उद्देश्य की पूर्ति कर लेगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि प्राथमिक अनुसंधान द्वारा किया गया आंकड़ों द्वारा किया गया अनुसंधान क्या होता है, सही होता है और उद्देश्य से पूर्ण होता है। तो ये आंकड़े जब प्राथमिक थे तो उसका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। इसलिए क्या होता है कि द्वितीयक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों से जब अनुसंधान किया जाता है तो वर्तमान अनुसंधान के उद्देश्य जो होंगे उसके अनुकूल नहीं भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपके स्कूल के बारे में हमें पता करनी है 2019 के बारे में, कि 2019 में आपका स्कूल किस प्रकार का था, क्या बच्चे थे, कितने रिजल्ट वगैरह थे, तो अगर अनुसंधान करता 2010 में इसको एकत्रित किया होगा आपके स्कूल के डाटा को, तो क्या वो वर्तमान उद्देश्य जब हमारा 2019 का विश्लेषण करना है, 2010 के डाटा हमारा 2019 का विश्लेषण करके देगा? नहीं दे सकता है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम उद्देश्य 2010 में एकत्रित करें तो हमारा कोई और उद्देश्य रहा होगा, ठीक है। या फिर मान के चले कि हमें डाटा एकत्रित करना है कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, ये हमको पता करना था, और ये बच्चे हमें मार्क्स कितना देंगे ये हमें दूसरे को एकत्रित करना। तो क्या हमारे द्वारा एकत्रित किया गया अनुसंधान उसका काम का आएगा? नहीं आएगा। तो आप पहले तो इस बात को समझे कि जो आंकड़ा हम लोगों ने 2010 में एकत्रित किया है वो 2019 में काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है कि इन आंकड़ों से किया गया अनुसंधान क्या होता है, संदेहास्पद होता है। इसमें त्रुटि रहने की संभावनाएं अधिक रहती, गलतियां अधिक हो सकती हैं। अगर हम द्वितीयक आंकड़ों से किसी भी अनुसंधान को अंजाम देते हैं, किसी भी अनुसंधान पे रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो उसमें संदेहात्मक हो सकता है, वो थोड़ी त्रुटियां उसमें आपको नजर आ सकती है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या प्राथमिक आंकड़े तथा द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। गॉट इट? आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्रत्येक दिन आपको सुबह 7 बजे तक में वीडियो मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिएगा कि आपको सारे सब्जेक्ट की, अभी इंग्लिश सिलेक्टिव की वीडियो चल रही है हमारे चैनल पे, तो इंग्लिश सिलेक्टिव, इंग्लिश और ज्योग्राफी, ये 3 चीजें भी आपको रिसेंटली मिलेंगी। और बाकी धीरे धीरे करके आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल वाले भी वीडियोज भी आएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे अंतर। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों की संकलन की विधियां, कौन कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम लोग प्राथमिक आंकड़ों को संकलित कर सकते हैं, प्राथमिक आंकड़ों को जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली विधि हमारे पास प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, तीसरा स्थानीय व्यक्तियों या संवाददाताओं से प्राप्त सूचना, और चौथा है प्रश्नावली विधि। इसमें 2 विधियां आती हैं, एक डाक द्वारा प्रश्नावली आकर, दूसरा गणकों द्वारा अनुसूचियां भरना। अब हम क्या करेंगे, ये 4 पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी इन 4 पॉइंट्स के बारे में एक एक करके सबका विश्लेषण देखेंगे, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चैनल पे पढ़ाई जाएंगी। इन सबका हम लोग एक एक करके विश्लेषण को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या बात करते हैं कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या है, इसमें क्या बातें की जाती हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या है और इसमें कौन सी सारी बातें की जाती है, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताता है कि यह विधि जो है, यह एक ऐसा विधि है जिसमें अनुसंधान करता क्या है, खुद अनुसंधान के क्षेत्र पे जाता है और जाकर सूचना देने वाले व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है, ठीक है, और सूचना को एकत्रित करता है। क्या हो गया कि यहां पे जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो खुद उस क्षेत्र पे जाएगा जिस क्षेत्र में उसको सूचना प्राप्त करनी है। उस क्षेत्र में जाकर के जो व्यक्ति सूचना देने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है,
उन व्यक्तियों से क्या करेगा, संपर्क स्थापित करेगा और सूचना को एकत्रित करेगा। ठीक है, कहने का मतलब साफ साफ है कि जब इन्वेस्टिगेटर जो है वो सूचना प्राप्त करने वाले क्षेत्र पे जाएगा और वहां से जो लोग उसको सूचना दे सकते हैं उन लोगों से खुद से संपर्क स्थापित करेगा, उसके बाद वो सूचना एकत्रित करेगा। यह कहलाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अर्थात जब हम जिस व्यक्ति से हमें आंकड़ा एकत्रित करना, उस व्यक्ति से खुद मिलकर के बात करते हैं, उससे बैठ करके उसके साथ बात करके उसके बाद डाटा एकत्रित करते हैं, दैट कॉल इट प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहलाएगा हमारा। ठीक है, इंडिविजुअल अनुसंधान हमारा रिसर्च कहलाता है वो। ठीक है, अभी क्या होता है कि इस जो भी चीजें उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुणों के बारे में बात करना है, और जो गुण होंगे वो 4 गुण आपके पास दिखाए गए। इसके अलावा भी और भी बहुत गुण हो सकते हैं, लेकिन इन 4 गुणों में आपको संपूर्ण संकलित करके दे दिया है कि जितने भी गुण आएंगे लगभग सभी इन्हीं 4 के तहत अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है कि इन आंकड़ों में अधिक शुद्धता एवं एक रूपता होती है। कहने का मतलब जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें शुद्धता आती है। ठीक है, शुद्धता आती है, एक रूपता रहती। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए आपके घर में कोई इन्वेस्टिगेटर गया है, ठीक है, और आप 2 भाई बहन होते हैं या 2 भाई हैं आप, आज आपने बता दिया कि हम 2 भाई हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर गया उसको आपने बता दिया 2 भाई हैं। आज से 20 साल बाद भी कोई इन्वेस्टिगेटर अगर आपके पास पहुंचेगा तो आप यही बताएंगे कि आप 2 भाई थे या 2 भाई हैं, यही होगा ना, इसमें समस्याएं नहीं आएंगी। तो ये एक रूपता वाली चीजें हो गई, और ये शुद्धता भी इसमें प्राप्त की जाती है। क्यों शुद्धता होती है? क्योंकि अनुसंधान करता जो अनुसंधान के क्षेत्र पे खुद जाकर के इन्वेस्टिगेट करके लेके आया है, ठीक है, आंकड़े को। दूसरा कि इस विधि से प्राप्त आंकड़े मौलिक होते हैं या मौलिकता इसमें पाई जाती है, ओरिजिनल होते हैं। ये आंकड़े जो होते हैं उसमें ओरिजिनलिटी होती है, वो ओरिजिनल होते हैं। इससे पहले इसका उपयोग किसी ने नहीं किया रहता है। ठीक है, तीसरा चीज है ये आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। अब विश्वास कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आंकड़ा लेने वाला व्यक्ति जो है वो अनुसंधान क्षेत्र पे जाकर के सूचना देने वाले व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया, और वो भी कैसे? खुद से जाकर के। ठीक है, हो गया। अगला चीज क्या किया? विधि लोचदार होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रकार की कि अनुसंधानकर्ता जो है वो प्रश्नों का संख्या जो घटा बढ़ा सकता है। प्रश्नों में कुछ चीजें बढ़ा भी सकता है, कुछ चीजें घटा भी सकता है एट द प्लेस पे कि उसको उसकी आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है, तो ये गुण हो गए आपके 4। उसके बाद अवगुण के बारे में भी कुछ बात करेंगे। अवगुण क्या हो गए? तो अवगुण आपके पास 3 दिखाए गए, और भी अवगुण हो सकते हैं लेकिन ये आपके पास 3 दिखाए गए हैं। ठीक है, पहली चीज क्या है कि यह विधि बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। पूरे विश्व में इस विधि से कोई गणना कह देने करने के लिए कह दे किसी एक संस्था को तो एक बहुत लंबा टाइम लग जाता है। उपयुक्त अनुपयुक्त है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन वो उपयोगी नहीं होगा जब तक आप पूरी प्रोसीजर को करके पूरी प्रक्रिया को गुजारेंगे, तब तक उस आंकड़ों में परिवर्तन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यह विधि जो है वो बड़े क्षेत्रों पे अनुपयुक्त हो जाता है, उपयोगी नहीं होता है। दूसरी चीजें क्या है कि इनमें व्यक्तिगत पक्षपात होने की संभावना रहती है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। सर क्या होगा कि आपको अनुसंधान करने के लिए आपके किसी क्षेत्र में भेजा गया और यहां आपके संपर्क वाले लोग हैं। आपको मान के चले कि बता दिया गया है कि आपकी इनकम कितनी है, आपको इनकम का ये आंकड़ा एकत्रित करना कि लोगों की इनकम कितनी है। तो आप क्या करेंगे कि आपके जो लोग होते हैं ना उनकी इनकम कम करके दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि भैया कम इनकम रहेगी तो सरकार जो वो प्रॉफिट देगी। तो इसमें पक्षपात की संभावनाएं बनी रहती हैं। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने अनुसार अपने लोगों से या सगे संबंधियों की सूचनाएं जो वो गलत तरीके से प्रकाशित कर भी सकता है, ये इसमें कमी रहती है। ठीक है, जैसे इसकी एक एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे राशन कार्ड बनाने के लिए आते हैं ना, राशन कार्ड के लिए जब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा होता है तो लोग अपनी इनकम को छिपा लेते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर है उससे भी थोड़ा संपर्क साध लेते हैं, भैया मेरी इनकम को कम करके दिखा दीजिएगा ना प्लीज।
तो अभी के टाइम पे जो 70,000 रुपए का इनकम सर्टिफिकेट बनता है, क्या आज के टाइम पे कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका इनकम मात्र 70,000 रुपए होंगे? बहुत मुश्किल है। ठीक है, आगे क्या बताता है कि इस विधि से आंकड़े प्राप्त करने में समय, श्रम तथा धन अधिक लगता है। जो हम लोगों ने बताया था कि प्रत्यक्ष अनुसंधान करने में हमें थोड़ा लगता है समय, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि व्यक्तिगत प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान करने में क्या होता है कि समय का व्यय होता है अधिक, श्रम और धन का व्यय होता है। क्यों? क्योंकि हम खुद जाकर के जो अनुसंधान क्षेत्र है उस पर खुद जाते हैं तो उसमें समय लगता है, हमें मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है और वहां तक जाने में हमें खर्च भी बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के यह बातें थी। यह पार्ट 2 है, इसके 3 पार्ट और आएंगे, टोटल 5 पार्ट में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप अगर चाहें तो इसका बहुत अच्छे तरीके से लाभ ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको अगर किसी भी प्रकार की इस चैप्टर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या हमारे कंटेंट से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कमेंट बॉक्स में लिखे, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का हो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यह सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो शायद आपको अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो। दूसरी चीजें कि बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें। आप जो जहां से भी वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो कौन कौन लोग कहां से देख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले आपको वीडियो पे आने से पहले वीडियो पे आने के बाद क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है। बाद में आप लोग भूल जाते हैं कि वीडियो लाइक भी करनी है। ठीक है, हम लोग बहुत मेहनत के साथ ये सारी काम कर रहे हैं, तो हमारे अप्रिसिएशन के लिए कम से कम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करते रहे भैया, कमेंट करिएगा, हमारी अप्रिसिएशन होगी तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी मनोबल बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे भैया और भी एक कंटेंट और भी कोशिश करेंगे और अच्छे कंटेंट्स आपको देने के लिए। तो ये मोटिवेशन होने के बाद ही होगा भैया, आप लोग जब तक देखेंगे क्या, ठीक है।